हमारा टॉपिक है रेडियो धर्मिता। नेक्स्ट चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता। तो देखिए, रेडियो धर्मिता की जो खोज की थी, देखिए होता क्या है रेडियो धर्मिता, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। रेडियो धर्मिता की खोज सन 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी बेक्यूरल। किसने की थी? हेनरी बेक्यूरल ने की थी। और इन्होंने बताया था कि यूरेनियम तथा इसके जो लवण होते हैं उनसे कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं अपने आप। कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही निकलती हैं, जो कि क्या करती हैं, अपारदर्शी जो माध्यम है या पदार्थ है उनमें प्रवेश कर जाती हैं। और इन किरणों को हम बोलते हैं रेडियोधर्मी किरणें या रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। और इस घटना को रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता कहा जाता है। तो आपसे खोज कब की थी रेडियो धर्मिता की? 1896 में। किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो देखिए, रेडियो धर्मिता समझने से पहले आपको रेडियो धर्मी पदार्थ समझने पड़ेंगे। तो रेडियो धर्म कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जो क्या करते हैं, अपनी सतह से कुछ किरणें उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? कुछ किरणें उत्सर्जित करते हैं। वो किरणें होती हैं अदृश्य किरणें। अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं देती हैं, और वो स्वतः ही निकलती हैं, मतलब कि उत्सर्जित वो अपने आप होती हैं। और उनकी खासियत है कि वो अपारदर्शी माध्यम है उसमें भी प्रवेश कर जाती हैं। तो ऐसे पदार्थ जो ऐसी किरणों को उत्सर्जित करते हैं उसको तो हम बोलते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ। तो सर कौन कौन से होते हैं वो पदार्थ? जैसे कि उदाहरण है, यूरेनियम है, रेडियम है, प्लूटोनियम है, नेपच्यूनियम है। ये जो पदार्थ हैं ये रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं, क्योंकि ये जो अदृश्य किरणें हैं उनको उत्सर्जित करते हैं। और ये अदृश्य किरणें उत्सर्जित करने की जो घटना है उसी को हम बोलते हैं रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी। ये बात क्लियर है क्या? किसी पदार्थ की सतह से किरणें उत्सर्जित होने की घटना को रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, तथा ऐसे पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है यूरेनियम है, रेडियम है, प्लूटोनियम है और नेपच्यूनियम है। और भी हो सकते हैं। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्यों भाई, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। रेडियो धर्मिता शब्द जो है वो सबसे पहले मैडम क्यूरी ने दिया था। ठीक है। तो शब्द अगर आपसे पूछ ले रेडियो एक्टिविटी किसने दिया था टर्म, तो सबसे पहले मैडम क्यूरी ने दिया था। अब हमने पढ़ा कि अभी रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं वो किरणें उत्सर्जित करते हैं अदृश्य वाली। तो वो कौन सी किरणें हैं अदृश्य? तो रेडियो धर्मी पदार्थ से अदृश्य 3 किरणें हैं, अल्फा बीटा गामा। मुख्य रूप से 3 किरणें अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, जो कि अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं और अपारदर्शी माध्यम में भी प्रवेश कर जाती हैं। अब ध्यान आपको ये रखना है कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होगा वो हमेशा अल्फा व बीटा किरणों को साथ साथ उत्सर्जित नहीं करेगा। या तो अल्फा करेगा या बीटा करेगा। वो अलग बात है कि अल्फा के साथ गामा कंपलसरी निकलेगी और बीटा के साथ भी गामा किरण निकलेगी, लेकिन कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा व बीटा किरणें एक साथ उत्सर्जित कभी नहीं करता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कुछ तत्व होते हैं, कुछ तत्वों से अल्फा किरणें निकलती हैं तथा कुछ तत्व होते हैं जिनसे केवल बीटा किरणें निकलती हैं। एवं गामा किरण
या तो अल्फा किरण के साथ निकलेगी या बीटा किरण के साथ निकलेगी। मतलब गामा तो साथ में निकलती है, अल्फा अगर निकल रही है तो उसके साथ में गामा भी निकलेगा, और बीटा निकल रही है तो भी उसके साथ गामा निकलेगा, गामा सिंगल नहीं निकलेगा। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है, किसी एक ही रेडियो एक्टिव पदार्थ में से अल्फा व बीटा किरणें एक साथ कभी नहीं निकलेंगी। क्लियर है ये बात? अरे भाई क्लियर है। हाँ, अल्फा बीटा व गामा किरणों की खोज सबसे पहले रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अब इन किरणों के कुछ कैरेक्टर हैं, गुण हैं, वो देख लेते हैं कैसे काम करती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस चार्ट को देख पा रहे होंगे। तो एक तरफ गुण है, हम देखेंगे गुण, और तीनों किरणें, एक सबसे पहले अल्फा, फिर बीटा और फिर गामा। तो विशेषता में सबसे पहले हम इस पे चार्ज देख रहे हैं, आवेश देख रहे हैं हम। गुण है आवेश। तो अल्फा जो किरण है या अल्फा कण है, उस पर जो आवेश है वो कितना होता है? 2 इकाई का पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? 2 इकाई का धनावेश होता है। उसी प्रकार जो बीटा कण है या बीटा किरण है, उस पर 1 इकाई का ऋणावेश होता है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। और जो गामा कण है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये समझ में आ रहा है? दूसरा है उसका मास, द्रव्यमान देख लेते हैं। तो अल्फा कण जो है उस पर 4 यूनिट का द्रव्यमान मास होता है, 4 यूनिट। बीटा का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इतना ही होता है इस पर, बीटा पर ध्यान रखना है आपको। और गामा जो होता है उस पर 0 होता है। नेचर देख लेते हैं। अल्फा कण जो होता है वो किसकी तरह काम करता है? तो अल्फा कण पे आपने देखा, अभी आवेश 2 यूनिट का था, द्रव्यमान मास उस पर 4 यूनिट का था। तो यही का यही हीलियम नाभिक पे होता है, आपने देखा होगा, 2 क्रमांक होता है और 4 भार होता है। ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल किसकी तरह काम करता है? हीलियम नाभिक के समान काम करता है। इसका नेचर किसकी तरह होता है? हीलियम नाभिक के समान, क्योंकि चार्जेस और द्रव्यमान भी उसी के समान है। ठीक है। उसी प्रकार हमने देखा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये किसका द्रव्यमान था? ये इलेक्ट्रॉन का था। तो इसलिए बीटा कण किसकी तरह काम करता है? तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है। हाँ। और न्यूट्रल न्यूट्रल हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंग होता पर आवेश होता है। तो ये गामा जो होगा वो किसकी तरह काम करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह काम करेगा। आगे हम देख लेते हैं इसमें। अगला कैरेक्टर है, गुण है आयनीकरण क्षमता, मतलब आयन बनाने की क्षमता है। ठीक है। तो आयनिफिकेशन एफिशिएंसी अल्फा कण की जो होती है सबसे ज्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। मतलब यूं वो बीटा कण से 100 गुना ज्यादा होती है, या इसको ये भी याद रखना सबसे ज्यादा होती है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फिर बीटा की जो होती है वो गामा से 100 गुना ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि जो गामा है उसकी जो आयनीकरण क्षमता है वो सबसे कम होती है। तो ये क्रम पूछा जाता है आयनीकरण क्षमता का, तो याद रखना सबसे ज्यादा किसका है? अल्फा का। अल्फा आएगा सबसे ज्यादा। हाँ, अल्फा है, फिर बीटा। हाँ, और फिर सबसे लास्ट में गामा आएगा। ठीक है, ये याद रखना। फिर एक भेदन क्षमता होती है। भेदन क्षमता का मतलब है कि भेदने की क्षमता, मतलब अपारदर्शी माध्यम में भेदने की क्षमता सबसे ज्यादा किस किरण की होती है? तो वो भी देख लेते हैं। तो भेदन क्षमता का जो क्रम है वो सबसे कम होता है, मतलब न्यूनतम अल्फा का होता है, और बीटा का अल्फा से 100 गुना ज्यादा होता है बीटा कण का। गामा का बीटा से 100 गुना होता है ज्यादा, मतलब कि सबसे ज्यादा किसका होता है? गामा कण का। तो इसका मतलब भेदन क्षमता का जो क्रम है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है। सबसे कम किसका हो जाएगा? अल्फा, फिर बीटा,
उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसके, गामा का। क्लियर है ना? ठीक है। अब वेलोसिटी देख लेते हैं, वेग। अब वेग किसका होता है, अल्फा कण का वेग हमेशा ध्यान रखना प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। और मुझे कौन बताएगा प्रकाश का वेग कितना होता है, बताएं जरा। कल ही पढ़ा था उस दिन। प्रकाश का वेग कितना होता है? हैं? 3 × 10 की घात है। अरे भाई मैंने उधर पढ़ाया था तुमको, जब मैं पढ़ा रहा था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है। किसी को नहीं मालूम? पढ़ा नहीं रहे हो? ठीक है। और बीटा कण का प्रकाश के वेग के समान ही होता है, मतलब 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। और गामा का भी उसी के समान होता है, प्रकाश के समान, प्रकाश के वेग के समान होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? आगे चले। आगे है रेडियो धर्मिता की इकाई, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। तो इसमें ये रदरफोर्ड है, देखना इसकी, रदरफोर्ड है यूनिट रेडियो धर्मिता की, बेक्यूरल है और क्यूरी है। 3 यूनिट होती है रेडियो धर्मिता की, ध्यान देना इस चीज पे। और एक रदरफोर्ड का जो मतलब होता है वो होता है 10 की घात 6 विघटन पर सेकंड। और इसी को इंग्लिश में हम डीपीएस बोल देते हैं, डीपीएस यूनिट। तो एक रदरफोर्ड में 10 की घात 6 डीपीएस होता है। और उसी प्रकार दूसरी यूनिट है बैक्यूरल। अब ये वैज्ञानिकों के नाम पे ही है, बैक्यूरल वही हेनरी बैक्यूरल के नाम पे। एक बैक्यूरल में होता है 1 विघटन पर सेकंड। ये ऐसा यूनिट भी बोलते हैं इसको, रेडियो धर्मिता की ऐसा यूनिट बैक्यूरल है। फिर अगला है एक क्यूरी। 1 क्यूरी में कितना, क्या मतलब होता है, 1 क्यूरी में 3.7 × 10 की घात 10 विघटन पर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिव विघटन। क्या है, रेडियो एक्टिव विघटन, या इसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव क्षय। अब इसके नाम में ही इसका काम छुपा है। रेडियो एक्टिव क्षय का मतलब है लॉस होना। किसमें? रेडियो एक्टिव पदार्थ में लॉस होना। उसी को हम रेडियो एक्टिव क्षरण भी बोल सकते हैं, उसी को विघटन भी बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है जिसमें से कंटिन्यू अपारदर्शी किरणें निकल रही हैं या उत्सर्जित हो रही हैं, तो उसमें क्या होता है, रेगुलर उत्सर्जित होने की वजह से उसके परमाणु भार में कमी आ जाती है। किसके? रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु भार में कमी आ जाती है। समझ पा रहे हैं आप? तो इसी घटना को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव विघटन या रेडियो एक्टिव क्षय। मतलब कि उसमें से रेडियो एक्टिव किरणें कंटिन्यू निकल रही हैं, निकलने से क्या होगा, उसके परमाणु भार में कमी आ जाएगी। तो जो लॉस होता है किरणों का या उसके भार में जो कमी आती है, उसी को हम बोल रहे हैं रेडियो एक्टिव क्षय। कितने लोगों को समझ में आया ये? यह एक नाभिकीय अभिक्रिया है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, जिसमें नाभिक से, और ये ध्यान रखना, किरणें कहाँ से निकलती हैं, नाभिक से, न्यूक्लियस से निकलती हैं। नाभिक से अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती हैं, जिससे क्या होता है, परमाणु के भार में कमी आ जाती है। इस क्रिया को रेडियो एक्टिव विघटन या रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। इस प्रक्रिया को किसी भी, ध्यान रखना, ये जो प्रक्रिया है इसको किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक विधि, जैसे कि ताप, दाब, आयतन इत्यादि चीजों में परिवर्तन के द्वारा
ना तो धीमा किया जा सकता है और ना ही तेज किया जा सकता है। तो ये अपने आप होती है, ठीक है, इसको कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं हम, रेडियो एक्टिव विघटन को। क्लियर है ये चीज? तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, और नहीं आया तो ये उदाहरण से मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए कैसे होता है रेडियो एक्टिव विघटन। जैसे मान लीजिए ये आपके पास यूरेनियम का परमाणु है, तो यूरेनियम है, तो यूरेनियम का कितना होता है, 92 क्रमांक होता है, 238 इसका भार है। तो अब इसमें से मान लीजिए मैंने एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया, उत्सर्जित कराया, तो अल्फा पार्टिकल किसकी तरह काम करता है, हीलियम नाभिक की तरह। तो इसका मतलब क्रमांक में 2 की कमी होगी और भार में 4 की कमी होगी। तो देखिए, अब 92 में से 2 गया तो कितना बचा, 90। ठीक है, और 38 में से 4 गया तो 34, तो हमारे पास बचा ये 90 234। ये होता है थोरियम। क्या होता है, थोरियम। तो कहने का मतलब ये है कि विघटन होने के बाद जो हमारे पास में परमाणु आया, उसके जो भार है उसमें कमी हो गई। क्या आ जाती है उसके भार में, कमी। और ये किसके कारण आई है, ये रेडियो एक्टिव विघटन, इसी को बोलेंगे हम, रेडियो एक्टिव विघटन। हाँ, अब उसमें किरण कोई सी भी निकल सकती है, अल्फा निकल सकती है, बीटा निकल सकती है। तो अल्फा निकलेगी तो उसमें अलग चेंजेस आएगा, और बीटा निकलने पर अलग चेंजेस आएगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो जो, हम्म, अब अगर मान लीजिए ये जो थोरियम था, इस थोरियम को हम आगे चलते हैं, तो थोरियम में से हमने अगर एक बीटा कण अगर निकलता है, अदृश्य किरण बीटा निकलती है, तो इसमें ध्यान रखना है आपको, जो क्रमांक होता है, क्रमांक, तो क्रमांक में बढ़ोतरी हो जाएगी और भार में कमी आ जाएगी एक की। नहीं, भार में कमी नहीं आएगी, सॉरी, भार वही रहेगा, क्रमांक में बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये थोरियम से पैलेडियम बन गया है। हाँ, ठीक है, तो क्रमांक में एक की बढ़ोतरी हो जाती है और भार वही रहता है, भार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि बीटा कण जो है किसके, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है। ठीक है, इसीलिए ये ऐसा होता है। तो -1 ई लिखेंगे हम उसको, तो माइनस करना पड़ेगा 90 में से 1। सॉरी, यहाँ पे 90 में 1 नहीं, माइनस नहीं, प्लस करना पड़ेगा। वो तो माइनस नेगेटिव चार्ज को शो करता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है, इसलिए। अगला है रदरफोर्ड का नियम, रदरफोर्ड एंड स्वॉडी का नियम, इन दोनों ने मिलकर दिया था। रदरफोर्ड और स्वॉडी वैज्ञानिक का नियम है। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि किसी भी समय रेडियो एक्टिव क्षय होने की दर, ये डिपेंड करती है, रेडियो एक्टिव क्षय होने की दर उस समय उसमें मौजूद परमाणुओं की संख्या के पर, उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। तो रदरफोर्ड व सोडी ने अपने नियम में बताया था कि भाई किसी भी समय जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ में क्षय होने की जो दर है, पता करना है कि भाई कितनी मात्रा में ये क्षय हो रहा है, या वो दर कितनी है, तो वो दर होगी उसी समय उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर या समानुपाती। ठीक है, तो उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है रेडियो एक्टिव क्षय होने की दर। क्लियर है? तो विघटन की दर को हम -dN/dt के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, एन, डी एन का मतलब है परमाणुओं की संख्या, और dt का मतलब है रेडियो एक्टिव क्षय होने की दर। ठीक है, तो इस प्रकार हम रदरफोर्ड व सोडी के नियम के अनुसार विघटन की दर को समानुपाती लिख सकते हैं परमाणुओं की संख्या के। ठीक है,
लिख सकते हैं परमाणुओं की संख्या के समानुपाती विघटन की दर। तो विघटन की दर को हमने माइनस डी एन अपॉन डी टी से शो कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी एन अपॉन डी टी समानुपाती एन हो जाएगा, क्योंकि परमाणुओं की संख्या को हम कैपिटल एन से शो कर रहे हैं। जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, नियतांक, तो बराबर में लिख सकते हैं हम फिर। तो नियतांक हमने लगा दिया यहाँ लैम्डा, और लैम्डा को बोलते हैं विघटन नियतांक या विघटन स्थिरांक। और जो कैपिटल एन है उसका मतलब है विघटन के बाद परमाणुओं की संख्या, ठीक है। और टी का मतलब जो है, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर टी का मतलब है समय और स्मॉल एन का मतलब है अर्ध आयु कालों की संख्या। अब ये अर्धायु काल इसमें तो नहीं आएगा, ये अगले वाले फॉर्मूले में आएगा। एक और फॉर्मूला होता है इसका, मैं बता दूं। अब ये इसमें मत देखना, तुम नहीं कहोगी सर स्मॉल एन तो दिख ही नहीं रहा, आप कहाँ से बता रहे हैं अर्धायु कालों की संख्या। ये आगे आएगा, ये आगे का प्रिंट हो गया है इस पेज पे, ठीक है। या मैं यहीं बता देता हूँ, इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसका होता है कैपिटल एन अपॉन एन, एन जीरो, एक मिनट, कैपिटल एन अपॉन एन ओ बराबर बराबर होता है 1/2, 1/2 का होल घात होती है स्मॉल एन। ये स्मॉल एन इसका है, यहाँ पर इसमें देखा जाए तो ये जो एन है इसका मतलब है विघटन के प्रारंभ में, सॉरी विघटन के बाद बचे परमाणुओं की संख्या कैपिटल एन, और एन ओ का मतलब है विघटन के प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या। और ये जो स्मॉल एन है इसका मतलब है अर्धायु कालों की संख्या। और ये अर्धायु काल क्या होता है थोड़ी देर में हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये वाला फार्मूला ये लिखा है इसमें, आप देख पा रहे होंगे। ये वाला जो है फार्मूला ये है, और इसमें मतलब भी लिखा है। एन एन ओ का मतलब क्या है, विघटन के प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या, और एन का मतलब है विघटन के बाद बचे परमाणुओं की संख्या। और एक और फॉर्मूला होता है टी बराबर एन इंटू टी हाफ, ये वाला फॉर्मूला टी बराबर एन इंटू टी हाफ, ठीक है। या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं टी बराबर एन इंटू टी हाफ, 1/2 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। टी हाफ का क्या मतलब है, ये जो टी हाफ है इसका मतलब है अर्धायु काल, और ये जो कैपिटल टी है इसका मतलब होता है टोटल टाइम। ये फार्मूला आगे हमको काम आएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अरे यहाँ तक क्लियर है। हाँ हाँ ठीक है। आगे हमारा नियम है समूह विस्थापन का नियम, समूह विस्थापन का नियम। अगला नियम है समूह विस्थापन का नियम, और ये किस किसने वैज्ञानिक ने दिया था, सॉडी वैज्ञानिक, रसेल व फजेन, 3 वैज्ञानिक थे। सॉडी, रसेल व फजेन ने दिया था, और इन्होंने अपने समूह विस्थापन के नियम में बताया था कि नाभिकीय विखंडन में, एक बात तो ये बताई थी कि अल्फा कण का उत्सर्जन जब भी होता है नाभिकीय विखंडन में, तो बनने वाला जो नया तत्व है वो आवर्त सारणी में 2 समूह पीछे चला जाता है, 2 समूह पीछे या 2 स्थान बाईं ओर चला जाता है। ध्यान ये रखना है आपको कि जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो जो नया तत्व बनेगा वो आवर्त सारणी में जब हम जाके देखेंगे तो वो 2 समूह पीछे चला जाता है, हाँ, या 2 स्थान बाईं ओर, बाईं ओर मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड चला जाता है, 2 स्थान। जैसे कि अभी तो देखा था अपन ने, अभी तो देखा था जब अल्फा का निकाला था यूरेनियम से थोरियम बन गया था, तो थोरियम में जब आप अब आप आवर्त सारणी में जाके देखोगे तो 2 समूह पीछे रहेगा ये,
या 2 स्थान बाईं ओर मिल जाएगा देखने को, आप उसमें देख सकते हो जाके। दूसरा है दूसरा है कि यदि बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो बनने वाला जो नया तत्व है, ये आवर्त सारणी में एक स्थान आगे चला जाता है। आगे मतलब दाईं ओर, मतलब राइट हैंड साइड हो जाता है। तो आप इसमें भी देखोगे, जब भी आप देखोगे 90 के बाद 91 आता है, 90 पे थोरियम है तो 91 पे पैलेडियम आएगा। अरे 91 ज्यादा है ना, तो एक कदम आगे मतलब कि दाईं ओर चला जाता है, या एक स्थान आगे चला जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो समझ में आया समूह विस्थापन का नियम। अल्फा निकलेगा तो बनने वाला तत्व आवर्त सारणी में 2 समूह पीछे या 2 स्थान बाईं ओर चला जाएगा, और बीटा निकलेगा तो एक स्थान आगे की तरफ या दाईं ओर चला जाएगा, बनने वाला नया तत्व। वेरी गुड। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा अर्धायु काल। अभी मैं बता रहा था अर्धायु काल क्या होता है। तो जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अर्ध आयु काल। अर्ध मतलब होता है आधा, आधा आयु काल। इसको हम टी हाफ से या T.5 से दर्शाते हैं। देखिए अब इसकी डेफिनेशन को समझिए आप, कि वह समय जिसमें किसी रेडियो एक्टिव तत्व की प्रारंभिक जो मात्रा है वो विघटित मतलब टूटकर आधी हो जाती है, या विघटित होकर आधी हो जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उस तत्व का अर्ध आयु काल बोलते हैं। अरे भाई, एक तो वो आयु होती है जब वो पूरी आयु काल होती है, मतलब कुल आयु काल होता है, और जब आधा समय होता है तो उसको अर्धायु काल बोल देते हैं। प्रत्येक रेडियो धर्मी तत्व के लिए इसका मान निश्चित होता है। निश्चित होता है, हर रेडियो एक्टिव तत्व के लिए इसका मान जो है फिक्स होता है, कि भैया इतना होता है, इतने समय में ये आधा हो जाएगा। तो अर्धायु काल समझ में आया? अरे भाई, कोई पदार्थ है, मान लीजिए रेडियो एक्टिव पदार्थ है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ मान लीजिए आधा होने में जो टाइम लगेगा, मतलब ये अभी फुल था, इसमें से रेगुलर उत्सर्जन हो रहा है, अरे किरणें निकल रही हैं, तो ये आधा होने में इसको जितना समय लगेगा उसी को बोलेंगे उसका अर्धायु काल। मान लीजिए उसको 2 साल लग गए, सपोज करो, तो उसका अर्धायु आधा होने में कितना समय, 2 साल लग गए, तो इसका अर्धायु काल कितना हो गया? अरे भाई 2 साल हो गया। समझ में आया? चलिए चलिए ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है निकालने का, ये आप याद रखना, टी हाफ बराबर 0.0693, सॉरी, जीरो, एक टी हाफ बराबर 0.693, 693 अपॉन लेमटा। लेमडा का मतलब अभी बताया मैंने क्या होता है, विघटन स्थिरांक। और अगर हमको अगर लेमडा पूछा गया है और अर्धायु काल दिया है क्वेश्चन में, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, अर्धायु काल उसकी जगह पर आ जाएगा। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन टी हाफ, ये हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं पुराने साल के पेपरों में। आगे आगे है विघटन स्थिरांक, इसका लेमडा का मात्रक। आपसे कभी लेमडा का मात्रक पूछ ले, तो विघटन स्थिरांक का मात्रक होता है 1/समय। 1/समय, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो समय का इनवर्स हो जाएगा, समय की घात -1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो विघटन स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, समय इनवर्स, या 1/समय। क्लियर है? अब एक चीज और आप याद रख लेना, आगे दिया है कि किसी रेडियो धर्मी तत्व की मात्रा, किसी रेडियो धर्मी तत्व की किसी रेडियो धर्मी तत्व की किसी मात्रा का पूर्ण विघटन होने में, या मात्रा को शून्य होने में, जीरो होने में अनंत समय लगेगा। समझ पा रहे हैं आप? कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूरेनियम है, और इसकी हमको पूरी मात्रा का विघटन कराना है, मतलब पूरा विघटन कराना है इसको, तो भाई, या मात्रा को शून्य कराना है,
तो उसमें टाइम अगर पूछ ले कि भैया पूर्ण विकसित होने में पूर्ण विघटन होने में टाइम कितना लगेगा, तो कितना समय लगेगा? इनफिनाइट, अनंत समय लगेगा। बता नहीं सकते हैं, ठीक है। अर्धायु काल तो निकाल सकते हैं, लेकिन पूर्ण विघटन नहीं बता सकते हैं बेटा किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व का। क्लियर है ये चीज? हाँ, इसलिए पूर्ण विघटन होने में तो अनंत समय लगेगा, इनफिनाइट हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यू चलती है प्रोसेस। क्लियर है? अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए आगे एक न्यूमेरिकल है, इसको और देख लो। किसी पदार्थ का अर्धायु काल 4 घंटे है, तो इस पदार्थ की मात्रा घटकर 1/8 रह जाने में कितना समय लगेगा? आपको अर्धायु काल दिया है 4 घंटे, और इसकी मात्रा 1/8 होने में कितना समय लगेगा? देखिए मैं इसको आप शॉर्ट ट्रिक से कराता हूँ एक से। मान लीजिए कोई पदार्थ, अगर जब ऐसा दिया गया है ना आपको, तो उसको ना आप एक मान लिया करो। अब देखिए मात्रा को देख लिया करे, घटकर मात्रा 1/8 पहुंच गई, मतलब एक का ही तो 8वां हिस्सा है 1/8। तो इसका मतलब ये है कि आप एक मान लो। मान लीजिए वो पदार्थ शुरुआत में कितना था? 1 था। कितना था? हेलो? अरे भाई 1 था, कोई पदार्थ मान लो 1 था। अब अर्धायु काल मतलब कि आधा होने में लगने वाला समय, मतलब एक का आधा 1/2। तो इसमें समय कितना लग रहा है? 4 घंटे का। मतलब इसको आधा होने में समय कितना लग रहा है? 4 घंटे का। तो हमसे पूछा गया है कि 1/8 रह जाने में, अगर हम इसको कंटिन्यू प्रोसेस को रखते हैं तो 1/2 का आधा कितना होगा? 1/4। और 1/4 का आधा कितना होगा? 1/8 हो जाएगा 1/8। और हमसे पूछा भी यही गया है कि 1/8 होने में कितना समय लगेगा। जब 1/2 होने में 4 घंटे लग रहे हैं, तो अब भाई ये 4 घंटे 1/2 से 1/4 होने में भी लगेंगे। अरे लगेंगे ना, अर्धायु काल है। और फिर 1/4 से 1/8 होने में भी 4 घंटे लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक होने में? 1/8 कितना हो गया? 12 घंटे। तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है निकालने की। देखो हमेशा याद रखना, ऐसे निकाल सकते हो आप। अगर आपसे वो बोलता कि 1/16 होने में टाइम बताइए कितना लग रहा है, तो कितना लगता?